गुड मॉर्निंग। लास्ट हमने एक तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग की जो बुक थी उसमें से एक चैप्टर किया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बुक है उसमें से 2 चैप्टर हमने कर लिए, डिपार्टमेंटल अकाउंट और ब्रांच अकाउंट। अब वापस से कॉरपोरेट अकाउंटिंग की तरफ आते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। व्यापार की जो ख्याति होती है उसका मूल्यांकन कैसे करना है। तो पहली बात तो ख्याति किसको कहते हो आपको पता है। ख्याति हमारी अदृश्य संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट है जो दिखाई नहीं देती है। और ख्याति जो होती है वो व्यापार की प्रतिष्ठा का मूल्य होती है। व्यापार की जो रेपुटेशन है वो दर्शाती है। तो ख्याति हमें ज्ञात करनी पड़ती है। अब ख्याति कई स्थानों पर ज्ञात करनी पड़ जाती है अपने। जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो कंपनी को बेच रहा है ना। कोई व्यक्ति अपनी कंपनी को बेच रहा है, तो कंपनी बेच रहा है तो आप देखो कि बेचेगा कितने में। तो जितनी कंपनी की वैल्यू है एसेट्स की उतने तो है ही, और प्लस कंपनी की गुडविल कितनी है तो गुडविल लेके भी बेचेगा साथ में, ठीक है ना। बिना गुडविल तो बेचेगा नहीं, क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, लाभ ज़्यादा। और गुडविल कब अच्छी होगी? जब कोई कंपनी लाभ ज़्यादा कमाएगी। भाई जितना लाभ कमाना चाहिए उससे ज़्यादा यदि कोई लाभ कमा लेती है कंपनी तो उसकी गुडविल अच्छी होती है, तो नो डाउट वो ज़्यादा रेट में बेचेगा। इसी तरह से जैसे पार्टनरशिप आप लोगों ने पढ़ रखी है, पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फर्म को बंद कर देते हैं, तो उस सभी समय अपने को गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो अब ये गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? वैसे शॉर्ट में तो आप लोगों ने इसको 12th क्लास में पढ़ रखा है पार्टनरशिप में, लेकिन अब लॉन्ग में अपने को पूरा पढ़ना है। तो गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? तो पहली तो बात ये करते हैं कि गुडविल 2 तरह की होती है। ख्याति के प्रकार कौन कौन सी गुडविल होती है? एक तो स्व अर्जित, सेल्फ जनरेटेड, और एक क्रय की गई ख्याति। एक तो गुडविल हमने खुद ने बनाई है, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उससे ज़्यादा लाभ कमाना प्रारंभ कर दिया तो हमारी गुडविल बन गई। और एक होती है हमने गुडविल किसी और की खरीदी है। किसी और की कैसे खरीदी है? मतलब किसी का व्यापार खरीद लिया, व्यापार खरीदा तो उसके बदले में उसको व्यापार के भी पैसे दिए और गुडविल के भी पैसे दिए, तो खरीदी हुई ख्याति हो गई। तो गुडविल जो हमने परचेज की है, खरीदी हुई ख्याति का तो आप अपने बुक्स में शो कर सकते हैं। जो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखा मानक संख्या 10 है, स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन, तो उस समय स्थायी संपत्तियां कौन सी, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसी स्थायी संपत्तियों को बुक्स में दिखाया जाएगा जिनके लिए हमने कुछ भुगतान किया। चूँकि हमने ख्याति के लिए भुगतान किया है, पैसे चुकाए हैं, तो इसलिए इसको बुक्स में दिखा देना चाहिए। लेकिन यदि ख्याति सेल्फ जनरेटेड है, गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, स्व अर्जित है, तो इसको कभी भी बुक्स में नहीं दिखाया जाएगा। तो ये चीज़ एक तो विशेष रूप से ध्यान रखें। अब ख्याति का जो हम मूल्यांकन करते हैं उसके लिए 2 तरीके हैं। देखो, एक तो औसत लाभों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, और एक अधिलाभों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन हो सकता है, सुपर प्रॉफिट के बेस पे। अब औसत लाभ भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक सामान्य औसत लाभ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक भारित औसत लाभ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, औसत लाभ भी हमें लेने के बाद में हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ निकालने पड़ेंगे। भाई हम अपने लाभों को भविष्य में कायम रख पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसके ऊपर ख्याति का मूल्य डिपेंड करता है। मान लो आज तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आप लाभ कमा रहे हो। मान लो आज
मैं किसी नेता के संपर्क में हूँ किसी पार्टी का और कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम है मेरा, तो 5 साल तक जब तक उसका बिजनेस है, मतलब 5 साल तक जब तक उसकी पार्टी है, तब तक तो मान लो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे, है ना, तब मैं खूब लाभ कमाऊंगा। और उसके बाद में जब पार्टी दूसरी आ जाएगी 5 साल बाद चुनाव होने पे मान लो, तो मैं लाभ नहीं कमा पाऊंगा क्योंकि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे नहीं, तो मैं अपने लाभों को भविष्य में कायम नहीं रख पाऊंगा। तो उस कंडीशन में मेरे व्यापार की जो ख्याति है वो कम रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन यदि मैं कंसिस्टेंसली एक रूपता के आधार पर निरंतर लाभ कमा रहा हूँ, तो उसको हम कहेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मतलब हम अपना लाभ जो है वो फ्यूचर में भी मेंटेन कर पाएंगे। तो जब लाभों को फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे हम, तो फिर ऐसी स्थिति में जो अपने को लाभ होगा वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहलाएगा। तो हमें औसत लाभ ज्ञात करना है, उसके साथ साथ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, औसत लाभों के बारे में मैंने बताया कि औसत लाभों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक सामान्य औसत लाभ होते हैं, एक भारित औसत लाभ। सामान्य औसत लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो पिछले 5 साल के लाभ अपने को दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, 5 साल के लाभों की टोटल करोगे और 5 से डिवाइड कर दो, तो सामान्य औसत लाभ आ जाएगा। लेकिन यदि भारित औसत लाभ निकालने, जनरली भारित औसत लाभों का प्रयोग कब किया जाता है, जब अपने व्यापार में लाभ या तो निरंतर बढ़ रहे हो और या निरंतर घट रहे हो, तो उस कंडीशन में वेट देना पड़ता है, लाभों को भार प्रदान करना पड़ता है। तो वेट हम जैसे देते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से लाइन वाइज देते हैं, फिर लाभों को वेट से गुणा कर देते हैं, लाभों को भार से गुणा करके भारित लाभ निकाले जाते हैं, और फिर भारित लाभों को भार की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो भारित औसत लाभ। तो ये तो चलो बाद की बात है कि भारित औसत लाभ का प्रयोग करना है या सामान्य औसत लाभ का प्रयोग करना है। लेकिन सबसे पहली बात जो आती है कि हम औसत लाभ ज्ञात कैसे करें। तो देखो, औसत लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें समायोजित लाभ ज्ञात करना। समायोजित लाभ, एडजस्टेड प्रॉफिट। समायोजित लाभ कैसे ज्ञात होंगे, तो समायोजित लाभ ज्ञात करने के लिए कुछ पॉइंट जो है वो अपने को ध्यान रखने हैं। क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं, मान लो जब हम ख्याति का मूल्यांकन कर रहे हैं, औसत लाभों का मूल्यांकन कर रहे हैं, उस समय हमारी बैलेंस शीट में जो चालू संपत्तियां और चालू दायित्व, चालू संपत्तियां और चालू दायित्व दे रखे हैं, उनके मूल्यों में कोई परिवर्तन आ गया है। जो बैलेंस शीट में मूल्य दिखाया हुआ है और जो वास्तविक मूल्य है उसमें कोई परिवर्तन आया है, तो वो जो परिवर्तन है उसको आप उस वर्ष के लाभ में से एडजस्ट करोगे। जैसे मान लो हमारी कोई चालू संपत्ति बढ़ गई है, चालू संपत्ति बढ़ गई मतलब हमें जिस वर्ष में चालू संपत्ति बढ़ी है उस वर्ष के लाभों में चालू संपत्ति बढ़ेगी, तो उस वर्ष के लाभ बढ़ाने पड़ेंगे। हमारी चालू संपत्ति घट गई है तो घटाने पड़ेंगे। चालू दायित्व बढ़ गए हैं तो घटाने पड़ेंगे। चालू दायित्व घट गए हैं तो लाभ को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन केवल उसी वर्ष, मान लो आपको 5 साल का लाभ दे रखा है, तो 5वें वर्ष चालू संपत्ति और चालू दायित्व के मूल्य में आपने एडजस्टमेंट किया है, तो 5वें वर्ष के लाभों में से ये समायोजन करना पड़ेगा। ठीक है ना, प्लस माइनस का जो समायोजन करना है वो केवल 5वें वर्ष के लाभ में से ही करोगे। दूसरी बात, मान लो देनदारों पर कोई आयोजन बनाना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, है ना, तो देनदारों पर आयोजन यदि बनाना है डूबत ऋणों के लिए, तो वो आयोजन भी उसी चालू वर्ष के लाभ में से बनाएंगे जिस वर्ष के देनदारों में एडजस्टमेंट करना है। ठीक है। तीसरी बात, व्यापार में कोई असामान्य लाभ हुआ अपने को किसी भी वर्ष, मान लो 5 साल है, 5 साल में से किसी भी वर्ष अपने को कोई असामान्य लाभ हुआ। असामान्य लाभ किसको कहते हैं, ऐसे लाभ जो व्यापार की सामान्य गतिविधि से संबंधित नहीं होते।
मतलब सामान्य रूप से हमने नहीं कमाए हैं, कोई अचानक से ऐसी घटना हुई और हमें लाभ प्राप्त हो गया, तो उनको असामान्य लाभ कहते हैं। तो वो जो असामान्य लाभ यदि अपने को व्यापार में हुए हैं, तो जिस वर्ष असामान्य लाभ हुए हैं उस वर्ष के लाभों में से उस असामान्य लाभ की राशि घटानी पड़ेगी। इसी तरह से मान लो कोई असामान्य हानि हुई है जो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन असामान्य कारणों से हानि हो गई किसी भी वर्ष, तो उस समय असामान्य हानि को हमें उस वर्ष के लाभ में जोड़ देना पड़ेगा। अब असामान्य मान लो हानि कौन सी हो सकती, जैसे मान लो व्यापार में आग लग गई, हानि हुई, असामान्य है ना। व्यापार में चोरी हो गई, हानि हुई, असामान्य है। या स्थायी संपत्तियों को बेचा, बेचने से हानि हुई, असामान्य है। तो असामान्य लाभ और हानि जितनी भी होगी उनको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हमेशा नहीं होगी। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ। तो भविष्य में कोई हमेशा चोरी थोड़ी होनी, ठीक है ना। तो भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ ज्ञात कर रहे हैं हम, वास्तविक औसत लाभ ज्ञात नहीं कर रहे हैं। तो असामान्य लाभ और हानि यदि हो रही है अपने को, तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। इस तरह से इन पॉइंट्स का एडजस्टमेंट करेंगे तो अपने पास में समायोजित लाभ ज्ञात हो जाएंगे। अब समायोजित लाभों के ज्ञात होने के बाद में अपने को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और अभी ज्ञात करना बाकी है, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ। तो आप क्या करोगे, जो असामान्य लाभ, जो समायोजित लाभ निकाला है पहले, सारे वर्षों का निकल गया समायोजित लाभ, उसके बाद समायोजित लाभ का औसत लाभ निकाल, मान लो 5 साल के लाभ है तो 5 साल के लाभ को जोड़ देंगे और 5 से डिवाइड। अब ये जो औसत लाभ आया है, इस औसत लाभ में से कुछ समायोजन करने पड़ेंगे जिससे अपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को ज्ञात करेंगे, ताकि भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ ज्ञात किए जा सके। तो कौन कौन से समायोजन करने हैं, जैसे मान लो पार्टनरशिप है, तो जो पार्टनर्स का रेम्युनरेशन होगा, पार्टनर साझेदारों का जो पारिश्रमिक होगा, वे सामान्यतः साझेदारों को पारिश्रमिक हम देते नहीं है। व्यापार में वो काम जब कर रहे हैं तो उनका पारिश्रमिक तो बनता है। मान लो वो व्यापार में काम नहीं कर रहे होते तो आप किसी और को रखते तो पैसा देना पड़ता ना। तो साझेदारों का पारिश्रमिक आपको घटाना पड़ेगा औसत लाभों में से, ठीक है ना। और क्या घटाने हैं, भविष्य में होने वाले खर्चे, मान लो भविष्य में कोई खर्चे एक्स्ट्रा होने वाले हैं, अभी तक हुए नहीं है लेकिन भविष्य में हो जाएंगे, तो वो भी अपने को घटाने पड़ेंगे, क्योंकि हम भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ ज्ञात कर रहे हैं। भविष्य में होने वाले खर्चों में वृद्धि, और मान लो भविष्य में होने वाले खर्चों में कमी हो रही है कोई अपने को, तो उसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से आय है, भविष्य में होने वाले आय में वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे, भविष्य में होने वाली आय में कमी हो रही है तो घटा देंगे। तो भविष्य में होने वाले आय या खर्चों का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मान लो आपने स्थायी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है, रिवैल्यूएशन किया है, और रिवैल्यूएशन करने से हमें कोई अतिरिक्त मूल्य ह्रास और लगाना पड़ रहा है, तो आपको अतिरिक्त मूल्य ह्रास को भी घटाना पड़ेगा। लेकिन मान लो मूल्य ह्रास की दर अपने को प्रश्न में नहीं दी, जो अतिरिक्त मूल्य ह्रास है, तो दर हमें फिर अलग तरीके से प्रेस्क्राइब्ड दरें लेनी पड़ेगी। तो प्रेस्क्राइब्ड दरें कौन सी है ना, उसके बारे में अभी बात करेंगे। अच्छा, गैर व्यापारिक विनियोग यदि हमने कोई कर रखे हैं जो व्यापार से संबंध नहीं रखते हैं, तो उनकी आय को भी घटा देंगे, क्योंकि वो व्यापार से संबंधित आय नहीं है, तो उसको भी औसत लाभ में से घटा देंगे। कर के लिए आयोजन करना है अपने को, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो करों के लिए जो आयोजन करना है उसको भी इसमें से घटा देंगे। ये सब देखो ऐड लेस करने के बाद में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ जो है वो ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। अब मूल्य ह्रास की जब बात करें तो मूल्य ह्रास की दरें यदि प्रश्न में दे रखी है तब तो ठीक है,
नहीं दे रखी है तो दर क्या काम में लेनी है? देखो, भूमि पर, लैंड पर कभी मूल्यह्रास नहीं लगता। बिल्डिंग पर 10% मूल्यह्रास लगाएंगे। प्लांट एंड मशीन 15% लगाएंगे। मोटर व्हीकल 15% लगाएंगे। फर्नीचर 10% लगाएंगे। तो ये मूल्यह्रास की दरें अपने को काम में लेनी पड़ेगी यदि प्रश्न में नहीं दे रखी। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ जो है वो ज्ञात हो जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अधिलाभों के बारे में नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। थैंक यू।